नमस्कार दोस्तों। आज हम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक बेहद दिलचस्प और सच कहूं तो काफी दुख भरी कविता तिथोनिस के गहरे मतलब को समझेंगे। इस कविता के जरिए हम एक्सप्लोर करेंगे कि अमर होने का वरदान यानी इमॉर्टैलिटी आखिर कैसे एक अनोखा अभिशाप, एक कर्ज बन जाता है। इंग्लिश एजुकेशन हब में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस मशहूर कविता की हर एक लाइन को, हर एक पंक्ति को बहुत ही डिटेल में समझेंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि इसमें छुपे हुए गहरे एहसास और इसका असली अर्थ आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंच सके। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा सफर इस तरह से आगे बढ़ेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे पोएट, मिथ और पोएम के बारे में, यानी कवि और इसकी मिथोलॉजिकल बैकग्राउंड को समझेंगे। फिर हम देखेंगे अ लाइफ ऑफ डिके कि कैसे थिथनस की जिंदगी सड़ रही थी। उसके बाद हम जाएंगे उस मोमेंट पर जब उसने द विश फॉर इमॉर्टैलिटी मांगी थी। चौथे हिस्से में यूथ वर्सेस एज के कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्लोर करेंगे। पांचवें हिस्से में उसकी प्ली फॉर डेथ यानी मौत की गुहार सुनेंगे। और आखिर में द अनरिकॉर्ड गिफ्ट के बारे में बात करेंगे कि कैसे दिया हुआ वरदान वापस नहीं लिया जा सकता। इस स्ट्रक्चर से आपको पोएम की हर लेयर आसानी से समझ आ जाएगी। तो शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी कविता को या किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर को ठीक से समझने के लिए ना उसके कवि और उसके बैकग्राउंड को जानना बहुत जरूरी होता है। तो आइए सबसे पहले इसके कॉन्टेक्स्ट यानी इसके संदर्भ को ही समझते हैं। तो इस खूबसूरत कविता के लेखक हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। वो कोई मामूली कवि नहीं थे, बल्कि ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के पोएट लॉरिएट थे, जिसे हम राजकवि भी कह सकते हैं। विक्टोरियन एरा यानी उनका जो दौर था, उसके वो सबसे माने हुए कवियों में से एक थे। और उनकी खासियत क्या थी? उनकी खासियत थी उनकी रिच इमेजरी, मतलब वो शब्दों से ऐसी तस्वीर बना देते थे और उनकी भाषा में एक संगीत होता था, एक म्यूजिकलिटी होती थी। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज, ये कविता एक खास स्टाइल में लिखी गई है जिसे कहते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग। अब ये क्या होता है? इसका मतलब बड़ा सिंपल है। पूरी कविता एक ही कैरेक्टर, जो यहाँ पर टिथोनस है, उसके मन की बात है। बेसिकली वो एक स्पीच दे रहा है और उसके बोलने के अंदाज से, उसके शब्दों से ही हमें उसकी पूरी सिचुएशन और उसके कैरेक्टर के बारे में सब कुछ पता चलता है। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट सेट हो गया है। अब हम सीधे कविता के अंदर चलते हैं, जहां तिथोनस खुद अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है। यहां हम देखेंगे कि अमर होने का वरदान कैसे एक बेहद क्रूर अभिशाप में बदल जाता है। कविता शुरू होती है इन खूबसूरत लेकिन अहम लाइन से। यहाँ टेनिसन क्या कर रहे हैं? वो नेचर का, प्रकृति का एक यूनिवर्सल रूल हमारे सामने रख रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हर चीज़, चाहे वो जंगल हो, पेड़ पौधे हों या इंसान हो, सबका एक दिन अंत होना तय है। ये आधार इसीलिए ज़रूरी है ताकि आगे जाकर हम तिथोनिस के अननेचुरल दुख, उसके अप्राकृतिक दर्द की गहराई को समझ पाएं। तो एक तरफ है नेचर का साइकिल, डिके, डेथ एंड रीबर्थ, और दूसरी तरफ है टिथोनस। और इन दोनों के बीच का जो कॉन्ट्रास्ट है, जो अंतर है, वो बिल्कुल साफ दिखता है। जहां प्रकृति में हर चीज खत्म हो जाती है, वहीं टिथोनस को मिला है एक क्रूअल इमॉर्टैलिटी, एक जालिम अमरत्व, एक ऐसी चीज जो उसे खत्म नहीं होने दे रही, बल्कि अंदर ही अंदर खाए जा रही है, उसे धीरे धीरे बर्बाद कर रही है। और इन लाइंस में तिथनस कहता है कि मी ओनली, मतलब सिर्फ मुझे ही ये जालिम इमॉर्टैलिटी कंज्यूम कर रही है, यानी खाए जा रही है। आप सोचिए, वो खुद को एक वाइट हेड शैडो, एक सफ़ेद बालों वाला साया कहता है, जो बस एक सपने की तरह भटक रहा है। यहाँ ये कंज्यूम्स और शैडो जैसे जो शब्द है ना, इनसे उसके कभी ना ख़त्म होने वाले दर्द का, उसकी पीड़ा का एक गहरा एहसास होता है। तो सवाल उठता है कि वो इस हालत में पहुंचा कैसे? अब तिथोनिस हमें अपने पास्ट में, अपने अतीत में ले जाता है। वो उस पल को याद करता है जब उसने वो एक गलती की थी, जिसकी वजह से वो आज इस हालत में है। उसकी एक दुआ, एक विश पूरी हुई, और वही उसकी जिंदगी की बर्बादी का कारण बन गई। वो अफसोस के साथ कहता है, अलास, कि ये जो ग्रे शैडो, ये जो बूढ़ा साया वो अब बन चुका है, वो कभी एक मैन था, एक शानदार और खूबसूरत इंसान। इतना खूबसूरत कि भोर की देवी, द गॉडेस ऑफ डॉन, ऑरोरा, ने उसे चुना था। और उसने अपनी प्रेमिका से, ऑरोरा से, बस एक चीज मांगी, गिव मी इमॉर्टैलिटी, मुझे अमर कर दो। और यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। और भूल क्या थी? यही इस पूरी कहानी का क्रक्स है। उसने इमॉर्टैलिटी यानी हमेशा जिंदा रहना तो मांग लिया, लेकिन वो इटर्नल यूथ यानी हमेशा जवान रहने का वरदान मांगना भूल गया। बस यही है गलती। और इसलिए वक्त ने, जिसे कविता में स्ट्रॉन्ग आज कहा गया है, उसने अपना काम करना जारी रखा। समय ने उसके शरीर को कमज़ोर कर दिया, बर्बाद कर दिया। और भले ही वक्त उसे मार नहीं सकता था, पर उसने उसे मेम्ड कर दिया, एक तरह से अपाहिज बनाकर छोड़ दिया।
अब हम कविता के शायद सबसे दर्दनाक हिस्से में आ गए हैं। यहाँ हम देखेंगे उस रोज-रोज की तकलीफ को, उस डेली कॉन्फ्लिक्ट को जो तिथेओनस झेलता है। एक तरफ उसका बुढ़ापा जो बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ उसकी प्रेमिका ऑरोरा की अनंत जवानी। ये लाइन इन 3 शब्दों में तिथोनस के पूरे दुख को समेट लेती है। उसे हमेशा जवान रहने वाली इमॉर्टल यूथ के सामने एक इमॉर्टल एज यानी अमर बुढ़ापे में जीना पड़ रहा है। वो कहता है, एंड ऑल आई वॉज इन एशेज, जो कुछ भी मैं कभी था, मेरा हुस्न, मेरी ताकत, सब अब राख हो चुका है। ये एहसास उसे हर दिन हर पल तोड़ता है। यहाँ टेनिसन कमाल की इमेजरी यूज करते हैं। तिथोनस डिस्क्राइब करता है कि कैसे हर सुबह उसकी प्रेमिका ऑरोरा जागती है। उसके गाल लाल होने लगते हैं, उसकी आंखों में चमक आती है, वो बेहद खूबसूरत लगती है। लेकिन सोचिए, तिथोनस के लिए यही खूबसूरत मंजर, यही नज़ारा सबसे बड़ी सज़ा है, क्योंकि उसकी खूबसूरती उसे हर पल, हर सुबह उसकी अपनी बढ़ती उम्र और कमजोरी की याद दिलाती है। वो कहता है, लो एवर दस दाउ ग्रोएस्ट ब्यूटिफुल, कि तुम हर सुबह ऐसे ही शांति से और भी खूबसूरत हो जाती हो और मेरी पुकार का जवाब दिए बिना चली जाती हो। ऑरोरा उसके लिए कुछ नहीं कर सकती, वो बेबस है, वो बस रो सकती है और उसके आंसू तिथोनस के गालों पर रह जाते हैं जब वो दुनिया में सुबह करने के लिए निकल जाती है और तिथोनस को उसके अकेलेपन और दुख में छोड़ जाती है। तो अब तक हमने उसका दुख देखा, उसकी गलती देखी, और अब हम कविता के क्लाइमैक्स पर आते हैं, उस पॉइंट पर जहां तिथोनस पूरी तरह से हार मानकर अब मौत की भीख मांगता है। और वो ये सवाल पूछता है जो शायद इस पूरी कविता का सेंट्रल क्वेश्चन है। वो खुद से पूछता है, क्यों कोई इंसान इस काइंडली रेस ऑफ मैन, इस दयालु मनुष्य जाति से अलग होने की, डिफरेंट होने की इच्छा करेगा। अब जाकर उसे एहसास होता है कि एक साधारण मॉर्टल्स इंसान की तरह जीना और मर जाना ही सबसे बड़ा सुख है, सबसे बड़ा गिफ्ट है। इसलिए वो अब इल्तिजा करता है, वो भीख मांगता है, रिलीज मी एंड रिस्टोर मी टू द ग्राउंड। मुझे आज़ाद कर दो और मुझे वापस इस ज़मीन में, इस मिट्टी में मिला दो। देखिए, उसका नज़रिया, उसका पर्सपेक्टिव पूरी तरह बदल चुका है। अब वो उन लोगों को हैप्पी मानता है जिनके पास मरने की पावर है, और जो लोग मर चुके हैं उन्हें वो हैप्पियर डेड कहता है, जो अपनी कब्रों में शांति से सो रहे हैं। जो मौत कभी डरावनी लगती थी, अब वही उसे एक वरदान लगती है। तो हम तिथोनस के इस मोनोलॉग, इस आत्मकथन के बिल्कुल अंत पर आ गए हैं, और यहाँ आखिर में उसके सामने एक ऐसी कठोर सच्चाई आती है जो उसकी बची कुची सारी उम्मीदों को भी तोड़कर रख देती है। यह आखिरी लाइन, इसके साथ सब कुछ खत्म हो जाता है। ऑरोरा शायद रोते हुए उसे वो पुरानी कहावत याद दिलाती है कि द गॉड्स देमसेल्व्स कैन नॉट रिकॉल देयर गिफ्ट्स। देवता भी अपने दिए हुए वरदान वापस नहीं ले सकते। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, तिथोनस के इस अंतहीन दुख से, इस एंडलेस सफरिंग से मुक्ति का कोई रास्ता नहीं है। यही अब उसकी नियति है, हमेशा के लिए। तो तिथोनस की इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। ये हमें सिखाता है कि नेचर के लॉज, प्रकृति के नियमों के साथ छेड़छाड़ करने के अंजाम कितने भयानक हो सकते हैं। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये है कि अगर आपको कभी देवताओं से कोई गिफ्ट ऑफर किया जाए, तो क्या आप उसे बिना उसकी सारी कंडीशंस, उसके सारे परिणाम जाने एक्सेप्ट करेंगे? इंग्लिश लिटरेचर की ऐसी ही और डिटेल्ड और डीप एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस एक्सप्लेनर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।